हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। चलिए आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। एनसीईआरटी सेशन से आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है। 21st चैप्टर है ये, क्लास 11th का। चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। और इसका केवल आज हम इंट्रोडक्शन वाला ही पार्ट ले रहे हैं, यानी स्टार्टिंग में जो एनसीईआरटी ने एक दो पैराग्राफ्स लिखे हैं, प्लस अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में किस तरह का न्यूरल कंट्रोल रहता है, कोऑर्डिनेशन, टिश्यू कौन कौन से होते हैं, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो है वो शुरू करेंगे। पहले मैं यहाँ चलता हूँ, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये दो वर्ड्स समझते हैं अच्छे से ना, जो चैप्टर का नाम है, ठीक है। तो देखो क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे कोऑर्डिनेटेड तरीके से होते हैं। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, मिलजुल के काम करना। कोऑर्डिनेशन मतलब मिलजुल के काम करना। कैसे, एक बार देखते हैं। मतलब सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, डाइजेशन करना है, हमें डाइजेशन करना है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ते हो कि डाइजेशन के लिए देखो सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा प्रोड्यूस करती है, ठीक है। ओरल कैविटी में सलाइवा प्रेजेंट है, वो एंजाइम्स प्रोवाइड करवाता है। ये वो साइट है जहाँ पे डाइजेशन होगा, यहाँ पे जो है बोलस का फॉर्मेशन होता है। उसके अलावा फिर स्टमक में भी डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, डोडेनम में भी डाइजेशन होता है, ठीक है। और इन सब की हेल्प करने के लिए पैंक्रियाज है, डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करता है। इवन स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव जूस रिलीज़ करता है। लीवर इसमें हेल्प करता है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन डीफिकेशन में हेल्प करता है। तो आप देख रहे हो किस तरह के से बहुत सारे ऑर्गन्स एक कोऑर्डिनेटेड तरीके से एक मिलजुल के काम कर रहे हैं ताकि होम्योस्टेसिस मेंटेन किया जा सके। अब पहली बात तो होम्योस्टेसिस क्या और किस तरीके से इनके कोऑर्डिनेशन से होम्योस्टेसिस मेंटेन होगा वो भी समझते हैं हम एक बार। देखो यहाँ पर पहले मैं बताता हूँ होम्योस्टेसिस का मतलब। देखो हमारी बॉडी का ना एक इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। बॉडी का क्या होता है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया, इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि बॉडी का टेम्परेचर ले लो, फ्लूइड्स की ऑस्मोलरिटी ले लो। जैसे ब्लड की बात कर रहा हूँ तो ब्लड का एक प्रॉपर ऑस्मोलरिटी रहता है ना। उसके अलावा आप बॉडी फ्लूइड्स का पीएच ले लो, है ना। ऑस्मोलरिटी में जैसे सोडियम का लेवल कितना है, क्लोराइड का लेवल कितना है। इस इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। इस इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंटली मेंटेन करना क्या कहलाता है, होम्योस्टेसिस। जैसे आप सबको बताया हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है ना, ये कांस्टेंट रखते हैं हम इसको, दिस इज होम्योस्टेसिस। और प्रॉपर अगर टेम्परेचर का होम्योस्टेसिस है तो इसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन, यानी कि हमारी बॉडी जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करती है उसको कहा जाता है थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन इज अ पार्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। बॉडी ऑस्मोलरिटी की मेंटेन कर लेते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने बात की थी, इसको हमने कहा ऑस्मो रेगुलेशन, यानी बॉडी फ्लूइड्स का ऑस्मोलरिटी मेंटेन करना। फिक्स होता है आपके, है ना, आपके ब्लड का सोडियम लेवल फिक्स है, क्लोराइड लेवल फिक्स है। अगर ये बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो दिक्कत देने लगता है। तो ऑस्मोलरिटी मेंटेन करना ऑस्मो रेगुलेशन। पीएच मेंटेन करना पड़ता है। पीएच कैसे मेंटेन करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम में अभी पढ़ा था हमने कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, कि नेफ्रॉन्स जो है अपने ट्यूब्यूल्स से H+ बाइकार्बोनेट, है ना, इन सब का सीक्रीशन और एब्जॉर्प्शन करते हैं एज पर दी नीड, है ना। तो ये पीएच मेंटेन करने के लिए रहता है। तो इस तरह से बॉडी का अगर आप इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन करते हो तो उसे कहा जाता है होम्योस्टेसिस। और अगर आपको होम्योस्टेसिस अचीव करना है तो कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन या कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम ये ऐसा नहीं कर सकता। आपकी बॉडी के सभी ऑर्गन सिस्टम्स मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं, एक तरीके से मिलजुल कर काम करते हैं ताकि होम्योस्टेसिस अचीव किया जा सके। तो बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की। तो कोऑर्डिनेशन द प्रोसेस थ्रू विच two or more organs interact and complement the functions of one another। एक ऐसा प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करता है। डोडेनम, लीवर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। डोडेनम में डाइजेशन हो रहा है, लीवर उस डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, पैंक्रियाज उस डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये सब मिलकर एक दूसरे के फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं एक दूसरे की, ताकि कोऑर्डिनेटेड तरीके से प्रॉपर बॉडी सिस्टम चल सके। ये तो था मेरा एग्जांपल। अब एनसीईआरटी का भी एग्जांपल देख लेते हैं कि एनसीईआरटी ने किस तरह से इन लाइंस को जस्टिफाई करने का एग्जांपल दिया। बहुत खूबसूरत एग्जांपल है, समझना आप। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं या बाहर दौड़ने गए, जॉगिंग के लिए जिम गए हो, आप एक्सरसाइज कर रहे हो,
तब क्या होता है कि आपका मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज होती है ना, जैसे कहते हैं ना आज लेग किया, आज चेस्ट किया, आप दौड़ रहे हो, खेल रहे हो, तो आपका मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज हुआ। मस्कुलर एक्टिविटी इंक्रीज हुआ मतलब कि आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तभी मसल्स काम कर रही है ना। मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन एक एक्टिव प्रोसेस है, आई मीन इट रिक्वायर्स एनर्जी। तो अब एनर्जी है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ी, अब तो ऑक्सीजन की भी डिमांड बढ़ेगी। सही बात है ना यार। एनर्जी आती कहाँ से? एनर्जी तब आती है जब आप ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हो। तो जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ये पढ़ा था हमने सेल्यूलर रेस्पिरेशन में। यानी कि अगर आपको कंटिन्यूस बॉडी को एनर्जी देना है तो आपको दो चीज़ें कंटिन्यूस देनी पड़ेगी, एक ग्लूकोज और एक ऑक्सीजन। अब आप खेलते जा रहे हो, ठीक है, खेलते जा रहे हो तो धीरे धीरे आपकी बॉडी का ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ गया, क्योंकि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करना है हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई तो सबसे पहले तो बॉडी को ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारी बॉडी रेस्पिरेशन रेट बढ़ा देती है। नॉर्मली अपना रेस्पिरेशन रेट कितना होता है, पढ़ा है हमने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में, 12 से 16 पर मिनट, है ना। आप खुद देखें, जब आप एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, आपका रेस्पिरेशन रेट बढ़ने लगता है, हाँफने लगते हो ना आप, क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ गई है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ने से क्या होगा कि जो इनहेलेशन की रेट है वो भी बढ़ी। जहां आप 1 मिनट में 12 से 16 बार इनहेल एक्सेल कर रहे थे, अब आप 20 से 22 बार समझो इनहेल कर रहे हो, तो ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी बॉडी में पहुंच रही है, सबसे पहली बात। अब ये जो आप इनहेलेशन बढ़ाया आपने, इनहेलेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई आपने, इनहेलेशन की रेट बढ़ाई आपने, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन आपके लंग्स में पहुंच रहा है। लेकिन टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? ब्लड, है ना। आप जब इनहेल करोगे तो ऑक्सीजन तो लंग्स तक पहुंचेगा, लेकिन इस लंग्स से टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को ले जाने का काम है ब्लड का। यानी इसके साथ साथ आपकी हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी। हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगी मतलब कैसे? 1 मिनट में जहाँ पे आपका हार्ट 72 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा था, यानी 72 टाइम्स ब्लड को जो है वो वेंट्रिकल से एओर्टा में डाल रहा था, अब वो बढ़कर 85 to 90 कर रहा है, ताकि ज़्यादा अमाउंट में ब्लड पहुँचे मसल्स तक। ज़्यादा अमाउंट में ब्लड पहुंचेगा तो ज़्यादा अमाउंट में ग्लूकोज भी पहुंचेगा और ज़्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन भी पहुंचेगा। और उसके अलावा आपकी बॉडी जो है ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो को इंक्रीज़ कर देती है। ब्लड फ्लो इंक्रीज़ करना मतलब कि ब्लड बीपी बढ़ा दिया आपका, बीपी हल्का सा बढ़ जाता है। बीपी बढ़ने से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर, अब ज़्यादा प्रेशर से जो ब्लड है ना वो फटाफट मूव कर रहा है टूवर्ड्स दी ऑर्गन। तो देखो किस तरह से ब्लड वेसल्स, आपका रेस्पिरेशन किसने बढ़ाया? रेस्पिरेशन बढ़ाने के लिए लंग्स, ठीक है। इसके साथ साथ आपका डायफ्राम, ये भी ज़्यादा काम करेगा। इंटरकोस्टल मसल्स ज़्यादा काम करेगी। रेस्पिरेशन की रेट बढ़ानी हो, हार्ट रेट बढ़ाना हो, सब में नर्वस सिस्टम का रोल है। और हार्ट रेट इंक्रीज़ करोगे तो हार्ट की मसल्स यानी मायोकार्डियम, ये सब मिलके काम कर रहे हैं। तो देखो किस तरह से बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर काम कर रहे हैं ताकि आपकी बॉडी का होम्योस्टेसिस मेंटेन किया जा सके। इसको हम कहते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। क्लियर? तो जो कोऑर्डिनेशन में जो मेन रोल रहता है ना, अब जैसे समझो कैसा है कि मैं बात करता हूँ कि यार ये लीवर है, ये स्टमक है, ये पैंक्रियाज है और ये डुओडेनम है। मैंने कहा अगर डाइजेशन आपको पूरा करना है अच्छे से तो आप चारों को मिलकर काम करना होगा, ठीक है। अब ये मिलकर काम तो करेंगे लेकिन इनको कोई गाइड करने वाला भी तो होना चाहिए ना। इनको थोड़ी पता है कि कब मिलके काम करना है। जैसे हम लोग स्कूल में होते हैं ना, जो तो टीचर्स हमें बताते हैं, हम कुछ भी स्कूल में एक्टिविटी करते हैं तो हमारे ऊपर एक लीडर होता है जो हमें बताता है कि अच्छा कब किसका रोल आएगा, कब किसको क्या करना है, कितनी देर करना है, ठीक है। तो ये मिलकर काम करने वाले ये लोग हैं, ये मजदूर है बेसिकली। लेकिन इन मजदूरों से काम करवाने वाला कोई होना चाहिए। कोई होगा जो लीवर को आके बताएगा कि बाइल जूस रिलीज़ करो, कोई होगा जो स्टमक को आके कहेगा कि गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करो, कोई आके पैंक्रियास को कहेगा कि पैंक्रियाटिक जूस रिलीज़ करो, कोई आके डोडेनम को कहेगा कि इंटेस्टाइनल जूस रिलीज़ करो। तो जब ये मिलकर सब साथ में काम करेंगे तब तो होगा कोऑर्डिनेशन। पर ये जो कोई आकर कहेगा, ये हमारी बॉडी में कोई कौन है? तो ये है 2 सिस्टम्स, एक आपका नर्वस सिस्टम और एक आपका एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो बेसिकली नर्व्स की हेल्प से इम्पल्सेस पहुंचाता है, ठीक है। और एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली हार्मोन्स के थ्रू ये काम करवाता है। आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा होगा कि किस तरह से लीवर का बाइल जूस सिक्रेशन बढ़ाने के लिए कुछ हार्मोन्स पढ़े होंगे आपने, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करवाने के लिए कुछ हार्मोन्स पढ़े होंगे, पैंक्रियाटिक जूस कब रिलीज़ करना है वो भी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं,
ठीक है। अब ये हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं, कब कहाँ काम करते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले टॉपिक में। तो आई होप आपको ये समझ में आ रही है चीज़। अब रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ानी है आपको, तो आपको ये आकर मैसेज देगा एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जब हार्मोन रिलीज होगा तब वो रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाएगा। ये आकर मैसेज देगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, है ना। ये सब चीज़ें आपने पढ़ी होगी कि किस तरह से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रेस्पिरेशन की रेट बढ़ा रही है। हार्ट रेट बढ़ानी है आपको तो आपको एड्रेनालिन हार्मोन की ज़रूरत पड़ेगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। हार्ट रेट कम करनी है आपको तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कोई होना चाहिए जो इनको रेगुलेट करे, जो इनको कहे कि कब क्या काम करना है, कब हार्ट रेट बढ़ानी है, कब हार्ट रेट कम करनी है। तो ये दो ही सिस्टम है, एक नर्वस सिस्टम और एक एंडोक्राइन सिस्टम। तो न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली यानी ये दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं बॉडी की सारी एक्टिविटीज़ को, ताकि ये सब के सब मिलकर एक सिंक्रोनाइज्ड फैशन में काम करे। सिंक्रोनाइज्ड फैशन का भी मतलब मैं बता देता हूँ आपको। कभी आप कोई म्यूज़िक कॉन्सर्ट में गए हो? म्यूज़िक कॉन्सर्ट में कोई तबला बजा रहा है, कोई गिटार बजा रहा है, कोई पियानो बजा रहा है, लेकिन आप देखना उनके बीच में एक शख्स खड़ा रहता है, एक बंदा खड़ा रहता है जो अपने हाथों से इशारा करता रहता है और वो लोग उनके इशारों के अकॉर्डिंग बजाते रहते हैं। तो वो जो बंदा बीच में खड़ा है वो आपका नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है और वो सबको जो है कोऑर्डिनेट करने में हेल्प कर रहा है। तब जाकर एक रिदम में आपकी बॉडी काम कर पाती है। अब न्यूरल सिस्टम तो बेसिकली क्या करता है, न्यूरल सिस्टम एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क बना रखा है उसने और पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन दे दिए उसने ताकि फटाफट कोऑर्डिनेशन हो सके। अब कैसे आपने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम में कि यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, फिर आप पढ़ते हो कि यहाँ पे ये न्यूरॉन प्रेजेंट है, यहाँ गैंग्लिया प्रेजेंट है, ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। यहाँ सेंटर प्रेजेंट है, आपने हार्ट पढ़ा तो आपने कार्डियक सेंटर पढ़ा होगा, ठीक है। रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ानी है तो आप के पास में पॉन्स में न्यूमोटेक्सिक सेंटर, मेडुला में रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। तो ये क्या है कि क्विक पॉइंट्स बना रखे इन्होंने और इन पॉइंट्स की हेल्प से एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क बना दिया पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन तक, ताकि क्विक कोऑर्डिनेशन कर सकें। नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम में मेन फ़र्क यही है कि नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम से ज़्यादा फटाफट काम करता है। क्यों? क्योंकि पूरे बॉडी में आपके एक नर्व्स का जाल बिछा हुआ है जहाँ से विद इन माइक्रो सेकेंड्स इम्पल्स ट्रेवल करके मैसेज करता है जिससे आगे फंक्शन कैरी आउट होता है, जबकि हॉर्मोन्स को फंक्शन करने में टाइम लगता है। एंडोक्राइन सिस्टम बेसिकली कुछ केमिकल्स जिन्हें हार्मोन्स कहा जाता है उन हार्मोन्स की हेल्प से जो है इंटीग्रेशन करवाता है, ठीक है। लेकिन हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, ब्लड में पहुंचेंगे, ब्लड में पहुंचने के बाद आपने हार्मोन्स का सिस्टम पढ़ा है कि किस तरह से वो अपने रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होते हैं, तब जाकर चेंज आता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम धीमे काम करता है, नर्वस सिस्टम थोड़ा फटाफट काम करता है, ये इनका मेन डिफरेंस। चलिए फिर अब हम प्रॉपर न्यूरल सिस्टम चालू करते हैं। ये तो एनसीईआरटी की स्टार्टिंग की लाइंस थी जो मैंने आपको समझाने का ट्राई किया। अब एक्चुअल में होता क्या है कि स्टार्टिंग में ये जो इंट्रोडक्शन में हम बेसिकली 2-3 पैराग्राफ्स छोड़ देते हैं जनरली जब हम स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। तो क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है इसमें कुछ ऐसा खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट ये जैसे अब ये जो है ना ये सीधे सीधे आजकल नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लाइन लिख देंगे और आपको कहेंगे कि बताओ ट्रू है या फॉल्स है। इस लाइन में ये लोग न्यूरल सिस्टम हटाकर एंडोक्राइन सिस्टम कर देंगे और आपको पूछेंगे कि ट्रू है या फॉल्स है। तो अब तब हम कंफ्यूज होते हैं कि ये लाइन तो हमने कहीं पढ़ी नहीं। इसलिए इंट्रोडक्शन पार्ट को भी उतना ही अच्छे से पढ़ें और केवल पढ़ें नहीं, उन पार्ट्स को भी अच्छे से समझें कि भाई पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन का मतलब क्या है। इसने जब लिख दिया क्विक कोऑर्डिनेशन तो इसने काफ़ी क्लियर कर दिया कि नर्वस सिस्टम बहुत क्विकली काम करता है। तो एनसीईआरटी पढ़ते वक्त हर एक लाइन, हर एक शब्द पे आप अच्छे से फोकस करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं न्यूरल सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम या फिर न्यूरल सिस्टम एक ही बात है, न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आप चाहे किसी भी एनिमल्स की बात कर लेना, है ना, चाहे वो कितना ही लोवेस्ट से लोवेस्ट एनिमल हो या कितना ही हाईएस्ट एनिमल हो, सब में सेम तरह का एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसे कहा जाता है न्यूरॉन्स। सब में क्या प्रेजेंट होंगे? न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स ही किसी भी तरह के स्टिमुलाई को डिटेक्ट करेंगे, उसको रिसीव भी करेंगे और उसको ट्रांसमिट करेंगे, है ना। जैसे आप खड़े थे और एकदम से आपका हाथ किसी गर्म चीज़ पे जाके लगा, तो पहले तो उस गर्म चीज़ को डिटेक्ट किया, रिसीव किया और उसको ट्रांसमिट किया आपके नर्वस सिस्टम तक न्यूरॉन्स ने। फिर नर्वस सिस्टम ने आपके मसल्स को मैसेज किया कि अपना हाथ वहाँ से हटाओ, तब जाकर आपका हाथ अपने आप वहाँ से हटता है, रिफ्लेक्सेस बोलते हैं जिसे। तो ये सारा काम कौन करते हैं? न्यूरॉन्स। अब इन्हीं न्यूरॉन्स को आप जैसे रिसेप्टर्स हो गए, वहाँ पे आप अलग अलग नाम से इनको जानते हो, ठीक है। लेकिन बात करें अगर एवोल्यूशन की,
तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में तो न्यूरल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही सिंपल रहता है। जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, हम है ना, हम वर्टिब्रेट्स हैं, तो हमारे में तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम है न्यूरल सिस्टम का तो, लेकिन लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में बहुत सिंपल सा एक ऑर्गेनाइजेशन रहता है। जैसे कि बात करते हैं हम हाइड्रा की बात करते हैं, तो ये देखो आप हाइड्रा में बहुत सिंपल सा एक सिस्टम है कि बहुत सारे न्यूरॉन्स प्रेजेंट है। ये देखो, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना पॉइंट्स, ये सारे न्यूरॉन्स हैं और ये न्यूरॉन्स सारे आपस में एक तरह से कनेक्टेड हैं, जिससे एक पूरा नेटवर्क बन गया न्यूरॉन्स का। और ये सारे के सारे न्यूरॉन्स एक तरह से नेटवर्क बनाकर एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते रहते हैं और बॉडी के पूरे सिस्टम को चलाते हैं। तो हाइड्रा की बात करें, एक बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सिंपल तरीके से न्यूरॉन्स ने अपना एक सिंपल नेटवर्क बना रखा है और कुछ नहीं है इसके पास न्यूरल सिस्टम में, कोई ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, कुछ भी नहीं, केवल और केवल एक न्यूरॉन्स का नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम बात करते हैं इंसेक्ट्स की। तो इंसेक्ट्स की अगर बात करें तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों के कोर्स में कॉकरोच है ना, आपको कॉकरोच पढ़ना है। इंसेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो इंसेक्ट्स में एक ब्रेन प्रेजेंट होगा, ठीक है। हाइड्रा में हमने ब्रेन की बात नहीं की, तो इंसेक्ट्स की बात करें। इंसेक्ट्स कौन से फाइलम में आते हैं? आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में इंसेक्ट्स में एक ब्रेन प्रेजेंट होता है अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यूज़, है ना, बहुत सारे नर्वस न्यूरल टिश्यूज़ हैं और उसके अलावा गैंग्लिया प्रेजेंट है। अब ये टर्म जो है ना गैंग्लिया, ये क्या है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, तब मैं आपको प्रॉपर ये वर्ड जो है गैंग्लिया समझाऊंगा कि गैंग्लिया क्या होता है, ठीक है। अगर आप में से किसी को पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आके अभी मुझे बताएं कि बेसिकली गैंग्लिया या जिसका सिंगुलर गैंग्लियन होता है, होता क्या है, वो किसको कहा जाता है, गैंग्लिया या गैंग्लियन। बाकी हम डिस्कस करेंगे जब हम ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ पे ना डिटेल में लेंगे इस चीज़ को। तो इंसेक्ट्स में एक ब्रेन प्रेजेंट है और बहुत सारे गैंग्लिया प्रेजेंट है और कुछ न्यूरल टिश्यूज़ प्रेजेंट है। तो बेसिकली जैसे अभी कॉकरोच का ही डायग्राम है आप लोगों के सामने, तो कॉकरोच में देखो हमने कहा था कि सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हेड हुआ, थोरेक्स हुआ, एब्डोमेन हुआ। तो जो गैंग्लिया एब्डोमेन में प्रेजेंट में वो एब्डोमिनल गैंग्लियन, थोरेक्स वाले गैंग्लिया को कहते हो आप थोरेसिक गैंग्लियन, ठीक है। फिर उसके अलावा सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, सब इसोफेजियल गैंग्लियन। अभी सब नाम आपके कोर्स में नहीं है तो आप इनको जाने दो फिलहाल। तो फिलहाल आप बस इतना देखो कि ब्रेन प्रेजेंट होगा और कुछ गैंग्लिया और बहुत सारे न्यूरल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। बाकी कॉकरोच में इसको और डिटेल में आप वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। कॉकरोच के ऊपर वीडियोस सारे अपलोडेड है, आप चाहे तो देख सकते हैं, सर्च करें आप। देखो बेसिकली क्या है कि आपको अगर इल्यूम बायोलॉजी का ही पर्टिकुलर कोई वीडियो सर्च करना है तो आप उसमें लिखें कॉकरोच और सर्च में ले जाके लिख दें इल्यूम बायोलॉजी। तो इससे क्या होगा कि इल्यूम बायोलॉजी का ही प्रॉपर जो कॉकरोच वाले वीडियोज़ है वो ओपन हो जाएंगे। कुछ वीडियोज़ ऐसे हैं जो आप लोगों पे जिस पे लिखा आएगा कि मेंबर ओनली वीडियोज़, तो वो आप तभी एक्सेस कर पाओगे जब आप इस चैनल को ज्वाइन करोगे, ठीक है। तो हर वीडियो के नीचे एक ज्वाइन बटन है, आप वहाँ जाएँ, ज्वाइन करें। देखिए अगर आपको लगता है कि हम बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हर एक वर्ड हर एक लाइन आपको क्लियर करवा रहे हैं, तो आपको भी हमें सपोर्ट करना चाहिए, चैनल को ज्वाइन करना चाहिए, मेंबर बनना चाहिए हमारा, ताकि हम इस तरह के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचा सकें। नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिब्रेट्स की, बात कर लेते हैं हम लोग। अब जब हम वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं, देखो बार बार मैं आपको एक ही चीज़ यहाँ पे बताता हूँ कि वर्टिब्रेट्स में स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि सर वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं। तो आप तो देखो ये ध्यान रखो कि वर्टिब्रेट्स सबसे ज़्यादा सुपर है ना। हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म कौन से है? वर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स क्या है? परम। ये मैं याद करने का तरीका बताता हूँ हर बार, और हर बार जब भी वर्टिब्रेट्स की बात आती है मैं ये बात करता हूँ, परम। वर्टिब्रेट्स परम है, परम मतलब जो सबसे ऊपर रहता है। तो परम में पी का मतलब हो जाएगा पाइसिस यानी फिशिस, ए का मतलब हो जाएगा एम्फीबियंस, आर का मतलब हो जाएगा रेप्टाइल्स, ए का मतलब हो जाएगा एव्स यानी कि बर्ड्स, और एम का मतलब हो जाएगा मैमल्स। तो ये जो 5 ग्रुप है या 5 क्लासेस हैं, ये जो है ये वर्टिब्रेट्स में आती हैं। तो वर्टिब्रेट्स में बात करें तो एक बहुत ही डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है, जैसा कि अब हम ह्यूमन में पढ़ेंगे ना। मैमल्स, हम लोग ह्यूमन बींग्स मैमल्स ही हैं, तो हम इसमें देखेंगे किस तरह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ये सब क्या है, डिफरेंस क्या है, गैंग्लियन किसको बोलते हो, नर्व्स का मतलब क्या है, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में क्या फ़र्क है, ये सब चीज़ें हम अब जो है ह्यूमन नर्वस सिस्टम में शुरू करेंगे इन दी वेरी नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको किसी तरह के डाउट है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी और इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझसे बात कर सकते हो। और अगर आप चैनल को ज्वाइन करके मेंबर बन रहे हैं तो इमीडिएटली मुझे व्हाट्सएप करें मेरे इस नंबर पे, ताकि मैं आपको मेंबर वाले ग्रुप में ऐड कर सकूं। तो बस दैट्स इट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।